नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के भाग नंबर 2 के बारे में। कल हमने बात की थी ज्योमेट्री के भाग नंबर 1 के बारे में। बड़े ही प्यारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे और मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आए, काफी बच्चों ने इसको देखा भी है। मैं ये चाहूंगा कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वीडियोस बहुत ही ज्यादा हाइप पे जाना चाहिए, बट हाँ ठीक है, जितने लोगों को फायदा मिल रहा है उतने लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। जितने लोग इसको तैयारी करके आगे वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो सभी साथी इसकी तैयारी कर सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से शेयर कर सकते हैं। बस एकमात्र चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर कभी कोई भी डाउट आप लोगों के मन में हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि सर इस क्वेश्चन को प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चन जब मिक्स होंगे तो मैं उन सभी को रिपीट करूंगा। आप निश्चिंत रहिएगा, आने वाले टाइम के अंदर मैं आपके लिए कुछ जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर जो हुए हैं उन सभी के लेक्चर्स को लेकर आऊंगा आपके लिए, क्योंकि इससे एक आइडिया लग सके कि पिछले कुछ टाइम पहले जो क्वेश्चंस आए थे वो किस तरह के एग्जाम में पूछे गए थे। हाँ, मैं आपके लिए जल्दी ही कुछ मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे प्लानिंग ये है कि मैं आपके लिए जो एलडीसी के पहले जो एग्जाम हो चुके हैं, एलडीसी वाले, खासकर सीईटी वाले बच्चों के लिए, तो एलडीसी के जो एग्जाम हो चुके हैं उन एग्जामों के जो पेपर हुए हैं उन पेपरों को आपके सामने लेकर आ सकूं। वो पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उन पेपर्स में मैथ्स का क्वेश्चन का लेवल क्या था, वो सब मैं आपको करा सकूं। तो अगर आपको लगता है कि सर हमें ये सब करवाइए आप, तो मैं डेफिनेटली आप सबके लिए करवाऊंगा। तो आप जितना हो सके मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ऐसा-ऐसा है कि हमें जो पिछले एलडीसी के पेपर आरपीएससी ने लिए हैं, अधीनस्थ बोर्ड ने लिए हैं, उन सभी के सॉल्यूशन जो है हमें करवाइए। तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वो लेकर आऊंगा और आप सभी उन क्वेश्चंस को देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड ने और आरपीएससी ने पिछले पेपरों में किस तरह के मैथ्स के प्रश्न पूछे हैं। क्योंकि एलडीसी वाला जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस सीईटी का भी है, और वो अभी लेक्चर्स आपके अभी काम आएंगे। इसके बाद जब आप सीईटी क्वालिफाई करेंगे 12th वाला, उसके बाद आपके मेंस में काम आएंगे। हाँ, लेकिन अभी वाला जो लेक्चर ये सामने जो है वो लेक्चर आपके लिए वो चाहे रीट हो, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो एसएससी हो, यानी अपकमिंग जो एग्जाम है जिसमें ज्योमेट्री वाला पोर्शन आता है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए, आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा एंड तक। इस पूरे लेक्चर के अंदर आपको काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप सीख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि मैथ्स के क्वेश्चन सच में बहुत आसान होने लग गए हैं, हमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाते हुए पहले क्वेश्चन के साथ। हाँ, कमेंट करना मत भूलना कि सर हमें एलडीसी वाला जो है पिछले जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको करवाइए, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है के परिवृत्त के की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? एक छोटी सी बात, एक जब समबाहु त्रिभुज की भुजा, दोस्तों क्या हो, जब समबाहु त्रिभुज की हम बात करें तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर मैंने मान ली ए है, क्या है भुजा ए, तो परिवृत्त की त्रिज्या, यानी जो परिवृत्त उसके चारों ओर, जो उसके तीनों शीर्षों को मिलाते हुए वृत्त बनेगा चारों ओर बाहर की तरफ से, पर तो परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो यहाँ पर हमेशा क्या होगी, a अपॉन √3 होती है। ये क्या होती है? a/√3 होती है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है? समबाहु त्रिभुज की भुजा अपने को दे रखी है 6√3 और परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 6√3 अपने पास भुजा की लंबाई यानी a के मान है, इसमें √3 का भाग लगाएंगे तो ये परिवृत्त की त्रिज्या जिसको मैंने कैपिटल आर नाम दिया, वो अगर आर है यहाँ पर, तो यहाँ पर किसका मान कितना आएगा? यहाँ पर 6 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट और राइट आंसर होगा। चलिए आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? एक वृत्त का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक वृत्त नहीं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक वर्ग मतलब जिसकी जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, तो एक वर्ग मैंने आपके सामने बना दिया। इस वर्ग की भुजा अगर मैं मानता हूं ए, तो चारों भुजाएं ए होंगी और इसका क्षेत्रफल कितना है? 200 आपको लिखा हुआ है, 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया, एक नया वर्ग हमने बनाया और इस वर्ग में क्या लिखा हुआ है? इस वर्ग में लिखा हुआ है मुझे कि इस नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई, यानी इस नए वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो है वो पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई के √2 गुना के बराबर है। जैसा कि अगर मैं मानूं इसका जो विकर्ण होगा वो होगा √2a, और इसकी भुजा अगर मैंने b मानी, मान लो, तो इसका विकर्ण क्या होगा? √2b, क्योंकि विकर्ण भुजा का √2 गुना होता है वर्ग का, ये ध्यान रख सकते हैं आप, याद रख सकते हैं। √2 गुना के बराबर है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल, यानी मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल मुझे दे रखा है 200। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज हम देख लेते हैं कि एक रिलेशन निकाल लेते हैं ए और बी के बीच में। तो देखो ए और बी के बीच का रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन क्या होगा जरा देखना एक बार। यहाँ पर आपको दे रखा है √2a, आपको दे रखा है विकर्ण। अब देखो इसका विकर्ण इसके विकर्ण का √2 गुना है, तो √2b हमारे पास है वो √2a का √2 गुना है। यही तो बोल रहा है
कि इसका विकर्ण इसके विकर्ण का रूट 2 गुना है, तो यहाँ पर रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो बी का मान हमारे पास क्या आ गया, रूट 2a आ गया हमारे पास। और मुझे जब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसका एरिया क्या होगा बेटा, इसका एरिया होगा बी स्क्वायर, और बी की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, तो बी स्क्वायर बराबर बी के अंदर वैल्यू रखी मैंने रूट 2a और इसका स्क्वायर किया, तो ये आएगा 2a स्क्वायर, दो तो दो, ए स्क्वायर का मान 200 अपने पास है ऑलरेडी, ये लिखा हुआ ना। इसका जो क्षेत्रफल है वो ए स्क्वायर, जिसका मान अपने पास 200 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और यहां से आप निकाल सकते हैं। तो अपने पास बी स्क्वायर क्षेत्रफल जो आएगा वो कितना आएगा, 200 दुना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर में है बिल्कुल, तो मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी, बस ऑप्शन को आपको ध्यान रखना है। अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो ये क्या आया, 400 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट जवाब आया। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास आया, ऑप्शन सी इसका आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ए बी सी एक वृत्त पर 3 बिंदु है। पहले डायग्राम बनाते हैं। एक वृत्त है हमारे पास, इस पर 3 बिंदु हैं जिनका नाम है ए, एक मान लो तो ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, तीनों मान लेते हैं। चलो आगे कह रहा है, ए पर स्पर्श रेखा बढ़ी हुई बीसी को टी पर मिलती है। तो बीसी अपन ने ये मानी थी, मान लेते हैं बी और सी, ठीक है। उसके बाद ये ए अपन ने माना था, तो अपन ने इसको इससे मिलाया, ये टी पर मिल गया। अब यहाँ पर ए बिंदु अपने पास है, ओके। अब क्या कह रहा है, टी पर मिलती है, कोण बी टी ए बराबर 40 डिग्री आपको दे रखा है। बी टी ए बराबर 40 डिग्री मुझे कोण ये दे रखा है आपको, ठीक है। इसके बाद कोण सी ए टी, तो सी, इसको चलो इससे मिला लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर ए बनाना पड़ेगा मुझे। चलो तो ये मिला दिया, तो कोण सी ए टी ये है 44 डिग्री मुझे गिवन है, ये वाला 44 डिग्री गिवन है। तो बोल रहा है बीसी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा। चलो अब बीसी द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, कुछ ऐसा बनेगा वो। यानी अगर मेरे पास ये कोण आ जाए, ये वाला कोण आ जाए मेरा, ये वाला कोण आ जाए, तो मेरे पास बहुत आसान है, क्योंकि ये वाला कोण जो होगा वो इस कोण का क्या होगा, आधा होगा। तो ये कोण होगा जो इसका दुगना होगा। केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाया गया कोण का दुगना होता है। अब देखना जरा बेटा, ये 44 है, इधर वाला 44 है, तो ध्यान रखना ये 44 है तो पूरा भी 44 होगा। क्या होगा, ये 44 होगा। कारण बताओ, क्योंकि ये एकांतर वृत्तखंड का कोण है, तो जो कोण ये है 44, तो वही कोण सेम यहाँ पर 44 हमारे पास है। तो अगर दोनों 44 है तो देखो ये 44 हो गया हमारे पास, ये पूरा 44 है। अच्छा बताओ, ये पूरा एक त्रिभुज है क्या, बिल्कुल ये पूरा एक त्रिभुज है हमारे पास, ओके। अगर ये पूरा एक त्रिभुज है तो दोस्तों बताओ क्या होगा, इस पूरे त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होगा, 180 होगा। तो क्यों ना मैं इस कोण का मान निकाल लूं। कैसे निकालूंगा, ये 44 है, ठीक है, ये 44 है, ये 40 है, ठीक है, और ये 44, पूरे का मान निकालो। तो 44 और 40 मिलाकर होता है 84, और 180 में से 84 घटाऊंगा तो 96, यानी इस पूरे कोण का मान 96, और 96 में से अगर मैं इसको लेस करूंगा, किसको, इसका मान है 44, तो 96 44 लेस किया तो हमारे पास ये जाएगा 52, और दोस्तों अगर ये 52 है तो ये क्या हो जाएगा, 104 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो बहुत आसानी से हमने निकाले, क्योंकि केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाया गया कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। देखो कितना आसान है। तो चीजों को आप कोशिश करिए करने की, आंसर अपने आप निकल के आएगा। बस फंडामेंटल क्लियर रखिए, ठीक है। अभी तो बस हमारा टाइम है प्रैक्टिस करने का, हम क्योंकि हमारे एग्जाम नजदीक है, आने वाले कुछ एग्जाम से जो नजदीक है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो सीईटी का हो, चाहे वो रीट का हो, आने वाले टाइम में मैं स्पेशली हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को लेकर आऊंगा आप सभी के समक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त की जीवा की लंबाई आपने को दे रखी 10 सेंटीमीटर, ये केंद्र है, ये हमारे पास क्या है, एक जीवा है। जीवा क्या करती है, जीवा परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है, या क्या है कि एक वृत्त को दो भागों में बांटती है, एक छोटा वृत्तखंड एक बड़ा वृत्तखंड। अब यहां से केंद्र से हमने 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा डाली। अब एक छोटी सी बात अगर आपको पता हो कि जीवा पर जब लंब डाला जाता है केंद्र से, तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या कह रहा है, अगर ये पूरी 10 सेंटीमीटर है तो दोस्त ये क्या होगी 5, ये 12 आपको दे रखी है, ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारे पास। तो देखो अगर ये 5 है 12 है तो समकोण त्रिभुज, इससे इसका मान आएगा 13। ट्रिपलेट आपको कुछ याद रखने होते हैं, कुछ बेसिक ट्रिपलेट आपको याद रखने, तो उनमें से एक ये ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर 25, 13 का 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ा 169, इसका मान 13 हो चुका है। अगर ये 13 है तो मुझसे क्या पूछ रहा है, वृत्त का व्यास। तो व्यास जो होता है यानी डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है। तो 13 का दुगना किया तो कितना आया 26। यानी देखो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, थोड़ा समझने में समय लग सकता है, लेकिन अगर एक बार दिमाग में बैठ गए सारे कॉन्सेप्ट तो आपके लिए करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर 26 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में पीक्यू क्रमशः भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु है। चलो ये हम बात करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। अब देखो मध्य बिंदु पढ़ते ही दिमाग में एक पॉइंट बोला,
एक घंटी बजी, घंटी क्या बजी कि भैया मध्य बिंदु है, इसका मतलब मध्य बिंदु प्रमेय का लॉजिक तो नहीं है कहीं। तो देख लेते हैं, डायग्राम बनाया तो लग तो वही रहा है मध्य बिंदु का लॉजिक, जो कि बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः एबी और एसी के मध्य बिंदु है। आर पी क्यू पर इस प्रकार है, आर पी क्यू पर इस प्रकार है कि पी आर और पी क्यू यानी पी आर है ना और पी क्यू 1:2, तो पी क्यू पूरा 2 है, ये अपने पास आर मान लिया, ये मान लो आर है अपने पास। तो बेटा अब देखो क्या कर रहा है, आर पी क्यू पर इस प्रकार है कि पी आर रेशो पी क्यू, यानी पी आर का पी क्यू से रेशो क्या है 1:2, तो ये बच्चा 1 है, ये बड़ा 2 है। तो यहाँ पर एक तरह से अब बात करें, पी आर का मान 2 है, बताओ ये 2 है तो पूरी कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4। तो यहाँ पर पी क्यू का मान क्या आ गया, पी क्यू का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। और मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है, सुनना, उससे कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। अगर त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो बनने वाली भुजा तीसरी भुजा जो हमारे पास है उस भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो ये भुजा इसके समांतर तो होगी ही होगी, यानी यहाँ पर पीक्यू पैरेलल क्या निकलेगा, बीसी निकलेगा, और पीक्यू जो होगी वो बीसी की क्या होगी, पीक्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी होती है। तो बताइए बीसी की लंबाई कितनी होगी, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर इसका आंसर होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो 4 का जो जवाब है वो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आंसर निकल के आ गया कितना, 8 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 6 जो भी था। चलो, यदि ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, ये लो परिकेंद्र जानते हो ना, अभी बताया था कि त्रिभुज बनाया, उस त्रिभुज के शीर्षों को मिलाते एक व्रत बनाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, परिव्रत। और ये जो केंद्र होगा उस केंद्र का नाम क्या होगा, परिकेंद्र होगा। चलो इसको देते हैं नाम ए बी सी, और ये हमारा ओ क्या है, केंद्र है। कोण ओबीसी का मान 35 है, बेटा ये 35 है, ठीक है। हम मुझसे कोण बीएसी यानी इस कोण का मान पूछ रहा है, ऊपर वाले कोण का मान पूछ रहा है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप सभी को पता होगा। तो बेटा ये 35 है तो ये भी क्या होगा 35, बताओ क्यों, क्योंकि जब ये परिकेंद्र होगा तो इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई के समान हो, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं होती है। और बेटा अगर दोनों त्रिज्याएं हैं, ये दोनों अगर क्या है त्रिज्याएं हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा, तो 35 ये तो 35 35 35 70, तो इसका मान कितना निकलेगा 110। क्यों, ये त्रिभुज बन गया ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 होता है, तो ये 70 ये बचा 110, ये 110 है तो ये किसका होगा, इसका दुगना होगा इसका, तो बीएसी क्या होगा, यहाँ पर होगा कोण बीएसी जो होगा वो होगा बेटा हाफ ऑफ कोण बीओसी, और कोण बीओसी का मान कितना है 110 डिग्री, 110 डिग्री का आधा कर लीजिए, कितना आएगा दोस्तों आंसर 55 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है, 55 डिग्री इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ये हमारा अंतः केंद्र के ऊपर क्वेश्चन है। अंतः केंद्र भी हमने कुछ शॉर्ट्स किए हुए हैं। अंतः केंद्र क्या होता है, जिसे मान लीजिए आई अंतः केंद्र है, यहाँ पर आई लिखा हुआ है ना, आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, तो यहाँ आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। और मुझसे क्या एक संबंध होता है, अगर आई अंतः केंद्र है, मैंने शॉर्ट भी डाला था उसमें, फिर बता रहा हूँ क्या बताया था, ये अंतः केंद्र तब बनता है जब ये जो बी आई है ना वो कोण बी का, और आईसी जो है वो कोण सी का क्या है, अर्धक है। अगर ये और ये आपस में एक दूसरे के अर्धक हैं तो यहाँ पर जो केंद्र बनेगा वो क्या बनेगा, अंतः केंद्र, क्योंकि इससे एक अंतःव्रत बनेगा। और अंतःव्रत यहाँ पर कोण बी आई सी जो होगा, कोण बी आई सी जो होगा वो क्या होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है। अगर आपको नहीं पता ये बात तो कुछ शॉर्ट्स मेरे बड़े यूट्यूब पे मैंने डाल रखे हैं, आप उनको देखिएगा, उनसे कुछ क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट डायरेक्टली याद रखिएगा, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल कर आता है। तो कोण बी आई सी बराबर क्या है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, और 90 तो है ही, हाफ ऑफ एंगल ए की बात करें तो यहाँ पर एंगल ए अपने पास है ही नहीं, एंगल ए का मान तो बी ए सी, अच्छा बी ए सी त्रिभुज पूछ रहा है, त्रिभुज कौन सा है, तो अब देखो इसका संबंध जब इससे निकालेंगे तो यहाँ पर बी आई सी का मान तो दे रखा है 135, चलो 135 आपको इसका मान दे रखा है, तो कोण ए का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है त्रिभुज किस प्रकार का है, तो हो सकता है कोण ए का नाम आते ही पता चल जाए कि त्रिभुज किस प्रकार का है। तो देखते हैं इसको आगे, तो 90 ये अपने पास को घटाएंगे इसमें से तो 45 बचेगा, तो हाफ ऑफ एंगल ए बनेगा बराबर होगा 45, तो कोण ए का मान हो जाएगा, कोण ए बराबर 45 दूनी 90, तो यहाँ पर क्या आया 90 डिग्री इसका मान आया। तो यानी किसी त्रिभुज में अगर एक कोण समकोण होता है तो उस त्रिभुज का नाम क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज कहलाता है, ये आप सभी को पता होगा। तो ये बहुत आसान है, इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। देखो काफी सारे बच्चे अगर फंडामेंटल ध्यान नहीं रखते ना तो वहां पर एग्जाम में उनको दिक्कत आती है, क्योंकि बेसिक पढ़ना नहीं चाहते। अब देखो मैथ्स पढ़ने के लिए, मैथ्स के लिए सबसे पहले दिमाग को खाली रखो, पहला काम तो ये होता है। दूसरा काम ये होता है कि मैथ्स को करने की कोशिश करो कि मैथ्स के अंदर क्या क्यों कैसे ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे कि हम जब लॉजिक पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा लॉजिक ही क्यों बनाया, ये कुछ और लॉजिक से क्यों नहीं किया, ये अंतः केंद्र अलग क्यों है, परिकेंद्र अलग क्यों है, लंब केंद्र अलग क्यों है, इनमें डिफरेंस क्या क्या है, ये सब चीजें हमें पता होनी थी।
पता होनी चाहिए। तो अगर आपको रटना नहीं है, आप देखो शॉर्टकट तब याद रखते हो जब आपको उसका बेसिक फंडामेंटल पता है, कि जब मुझे पता है कि अंत्यकेंद्र इस वजह से बनता है, परिकेंद्र इस वजह से बनता है, लंब केंद्र इस वजह से बनता है, तो ही तो मुझे इनके रिलेशन के बाद मुझे पता रहेगा कि उनकी वजह से क्या क्या निकल कर आता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अपने पास त्रिभुज है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु से लंब, अब देखो त्रिभुज के अंदर ही है, एक लंबवत दूरी आपको दे रखी है 6, 9 और 12। क्या है, एक बार डायग्राम बनाओ, पता चलेगा आपको। अभी ये समबाहु त्रिभुज जो तीनों भुजाएं इसकी क्या है, समान है, यानी तीनों भुजाएं अपन क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, बिल्कुल। अब बोल रहा है कि मान लो ये अपने पास बिंदु है, तो यहां से यहाँ पे लंबवत दूरी क्या है, ये लंबवत दूरी मान लेते हैं अपन 6, इसको मान लेते हैं अपन 9, इसको मान लेते हैं अपन 12, मान लिया। ओके, अब मुझे बोल रहा है तो त्रिभुज का परिमाप, यानी अपने को भुजा ए चाहिए होती है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। अपन एक काम करते हैं, मैं इसको मिलाता हूं इससे। अपन ने ये कलर ले लिया, इसको इससे मिलाया, ऐसे में मिला लिया, ऐसे भी मिला लिया। ओके, मैं इस बच्चे त्रिभुज को देखो, इस वाले को, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। इसका क्षेत्रफल होगा 1/2, इसका आधार है ए, और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि लंबवत दूरी बोला, लंबवत का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, यानी समकोण पर जाने वाली है। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 6, प्लस ऐसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जरा, इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी लंब हो गया हमारे लिए। तो 1/2, आधार कितना है ए, ऊंचाई कितनी है इसकी 12। देखो भुजाएं अलग अलग होती तब भी काम करता है ये, ठीक है। उसके बाद जब मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ, इस वाले त्रिभुज की, तो इसमें भी ये लंब है एक तरह से, तो इसका मान है 1/2, आधार कितना है, आधार है ए, ऊंचाई कितनी है इसकी 9। अब ये तीनों जो है, इन तीनों से मिलकर एक समबाहु त्रिभुज बनता है, जिसका क्षेत्रफल होता है, क्या होता है बेटा, √3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर हमारा होता है। तो यहां से सब सब में देखो ए कॉमन आके कट जाएगा। अब ए काटा तो यहां पर देखो 6, ये तो देखो कट जाएगा पूरा पूरा, ये एक तरह से चलो काट लो, ये 3 हो गया, ये हमारे पास 6 हो गया, ये साढ़े चार हो गया, और ए सब में कट ही चुका है। तो 3 और 6 9, और 9 और 4.5, तो 13.5 हो गया एक तरह से, ठीक है। चाहो तो पॉइंटों में लिख लो, ओ मतलब भिन्न में लिख लो। तो 9/2 है एक तरह से, तो ये हो गया 9, तो 9 दूनी 18, 18 और 9 27, 27/2 अपने पास यहाँ बचेगा, सब कट जाएगा, बराबर √3/4 ए बचेगा अपने पास। ओके, तो मैं यहां से ए का मान निकालूंगा, तो 27/2, 4 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, ये कट गया इससे 2 बार, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया कितना, ये आ गया 54/√3 हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास भुजा आ गई, पर भुजा थोड़ी ना पूछी है उसने, क्या पूछा, परिमाप। और बताओ परिमाप क्या होता है, तो इसका पेरीमीटर, जिसको हम पेरीमीटर परिमाप बोलते हैं हिंदी में, तो पेरीमीटर क्या आएगा इसका, 3 गुना भुजा 3a। तो यहाँ पर देख सकते हो 3 गुना भुजा का मान क्या है, 54/√3, ठीक है। तो ये √3 से 3 कट जाएगा, √3 बार, तो क्या बचा 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देखो मैंने समझा दिया आपको, बहुत आसान से तरीके से हमने इसको कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और समकोण बनाने वाली भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण पर शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट, यानी ये पूरा वीडियो जो आपको है, ये आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर मिलेंगे आपको। तो इस पूरे वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही काम आने वाले हैं यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री की जो बेसिक बातें हैं, खासकर लेवल 2 वाले जितने भी विद्यार्थी, वो जरूर देखिएगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। सीईटी वाले विद्यार्थी जरूर देखना इसको, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखो एक समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ है, इस समकोण त्रिभुज में हम बात करें तो अपने पास इसका क्षेत्रफल 24 है, इसकी भुजा एक दे दी अपन को 6, तो इसको मान लेते हैं 6। इसकी हाइट निकाल लेते हैं, यहाँ पर इसकी हाइट निकाल लें, तो इसकी हाइट क्या होगी, 1/2 आधार 6 गुना ऊंचाई को मैंने h नाम दिया, बराबर क्या रह गया 24। तो यहाँ पर h का मान कितना होगा, h का मान होगा 8। तो बेटा ये 6 है, तो ये क्या हो गई 8, और 6 8 के लिए क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। ये कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला। तो 6 8 10। अब मुझसे क्या बोल रहा है, विकर्ण, ये विकर्ण नहीं है, वैसे कर्ण ही बोलेंगे इसको। यहाँ पर शीर्ष लंब, यानी एक लंब यहाँ से यहाँ डाला, तो इस लंब की लंबाई ज्ञात करो। अब एक थोड़ी देर सोचो, मैंने इस त्रिभुज को रोटेट कर दिया। अब रोटेट किया, तो रोटेट करने के बाद ये क्या है हमारा, ये अगर इसको मैं आधार मानूं, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। अगर मैंने आपकी बार आधार किसको माना, 10 को माना, और ऊंचाई मैंने किसको मान ली, इसको मैंने मान ली p। तो मुझे p का मान देखो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वही होगा 24। आकृति को रोटेट करने से एरिया नहीं बदलता है। तो यहाँ पर अगर मैं p का मान निकालूंगा, तो 24 दूनी 48, 48/10,
कितना आ जाएगा बेटा 4.8 आ जाएगा। तो इसका शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है बिल्कुल डी इसका करेक्ट जवाब है। इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं क्या कि शीर्ष लंब जो होगा हमेशा वो भी किस पर कर्ण पर, वो क्या होगा शीर्ष लंब बराबर आधार गुणा ऊंचाई यानी लंब, आधार गुणा ऊंचाई यानी लंब बटे उसके कर्ण का भाग। ठीक है, तो चाहो तो डायरेक्ट देख लो। अब यहाँ पर ये 6 है ये 8 है, 6 गुणा 8 48 बटा 10, इसका मान क्या आ गया 4.8 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर जो भी अपना था उसका आंसर आ गया अपने पास। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है यदि इसके समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम के अंदर क्या दे रखा है आपको, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, इनका अनुपात 3:5 है। तो इसकी भुजा मान ली अपन ने, ये मान ली 3x और ये मान ली 5x। ठीक है, अब आगे बात करो, उनके बीच की लंबवत दूरी यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है अपन को 12 दे रखी है, और क्या देखा क्षेत्रफल दे रखा है। तो समांतर भुजाओं में से सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो दोनों भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है आपको। तो बताओ यहां पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो इसकी भुजा की लंबाई 3x मानी थी, इसको मान लो 5x, तो 3 और 5 मिला के कितना होता है 8x, और उनके बीच की दूरी कितनी है 12 बराबर 384 अपने पास है। ठीक है, ये कट गया यहाँ पर 6 बार, तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 384 बटा 8 गुणा 6। ठीक है, इसको काट लो, 8 से काटा 8 चौक 32 8 64, तो यहाँ पर x का मान 8 आ गया, और x का मान 8 है तो छोटी भुजा पूछ रहा है, क्या मानी थी अपन ने 3x, तो 3 गुणा 8 तो 8 3 24, इसका करेक्ट जवाब है। तो 8 3 24 यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। आसान था ना क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र O है। लंब केंद्र, अब देखो मैंने लंब केंद्र भी ले लिया इसी में परिकेंद्र भी ले लिया इसी में, मैंने अंत केंद्र भी ले लिया। तो देखो यहाँ पर लंब डाला, अगर किसी त्रिभुज में तीनों शीर्षों से लंब डालते हैं तो लंब जहां कटता है उसे हम क्या बोलते हैं लंब केंद्र बोलते हैं। तो अगर ये तीनों लंब है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में क्या है ये O लंब केंद्र है, और मुझे बोल रहा है कोण BAC बराबर 80 डिग्री है। बताओ BAC कहां पर है दोस्तों, BAC हमारे पास ये रहा पूरा, ये क्या 80 डिग्री है। अच्छा याद करो मैंने शॉर्ट भी डाला था कि 80 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 100 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि चतुर्भुज जो बना हमारे पास, कौन सा चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज, तो ये 80 है, ये क्या होगा 100 होगा, ये 100 होगा, तो दोस्तों ये भी 100 होगा। पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। पूछ रहा है कौन BOC यानी इस कोण का मान पूछ रहा है। तो बेटा अगर ये 100 डिग्री है तो इस कोण का मान भी क्या होगा 100 डिग्री, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। तो आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। तो तीनों कॉन्सेप्ट क्या एग्जाम्पल में ले चुका हूं आपके सामने, लंब केंद्र, अंत केंद्र और परिकेंद्र, तीनों एग्जाम्पल में ले चुका हूं आपके सामने। चलिए अगला क्या है, एक वर्ग के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, आपसे पूछ रहा है। एक वर्ग के परिवृत्त और एक अंतःवृत्त का, अब देखो एक वर्ग है, उस वर्ग के बाहर आपको वृत्त खींचना है, तो अपन एक पर्टिकुलर वर्ग की बात कर रहे हैं। यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना पड़ेगा। त्रिज्याओं का अनुपात से इसका आंसर निकल के आएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो यहां पर एक वर्ग के चारों ओर हमने वृत्त खींचा, मान लो इस वर्ग की भुजा अपने पास 2 है, क्लियर है, इस वर्ग की भुजा अपन ने क्या मान ली 2 मान ली। तो यहां पर अपने पास क्या निकलेगा, यहां पर देखिएगा अगर ये भुजा इसकी 2 है तो ये भी 2 होगी, तो विकर्ण क्या होगा इसका, विकर्ण होगा 2√2। क्या होगा विकर्ण 2√2 होगा। कारण बोलो, क्योंकि जो यहाँ पर वर्ग का विकर्ण होता है वो भुजा का √2 गुना होता है, और ये हमारे एक तरह से दो व्यास होगा बड़े वृत्त के लिए। तो मैंने बड़े वृत्त का व्यास 2r मान लिया, त्रिज्या का दुगना, तो 2√2 अपने पास है। तो यहाँ पर r का मान निकालेंगे तो r का मान क्या आएगा √2 हमारे पास आएगा। ऐसे इसी वर्ग के अंदर अगर मैं अंतःवृत्त खींचता, अंदर की ओर वृत्त खींचता, तो बताओ बेटा क्या आता, अगर मैं अंदर की ओर वृत्त खींचता तो यहाँ पर अपने पास आता, ये पूरा अपने पास 2 है, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान अपने पास यहाँ पर अपने पास का मान क्या होता है, ये पूरा 2 है तो इसका मान क्या होता है 1 होता। अब यहां से जो अंदर की त्रिज्या आ रही है r, वो क्या आ रही है 1 आ रही है। क्लियर है, बोलो अपने पास ये बात क्लियर हो गई क्या। मैं फिर से बता दूं आपको, देखो अगर अपन ने इसकी भुजा अपन ने क्या मानी 2 मानी इसकी भुजा, तो इसकी भुजा दोस्तों अगर 2 है तो 2 हुई तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 2√2,
इसका मान क्या होगा दोस्तों, 2√2 इसका मान होगा। और अगर 2√2 इसका मान है तो ये व्यास होगा, और ये व्यास जो होगा वो यहाँ पर इससे त्रिज्या निकालेंगे, विकर्ण के बराबर हुआ। तो विकर्ण अपने पास 2√2, तो अपन ने यहाँ पर अपन ने क्या निकाल ली, यहाँ से हम लोगों ने रेडियस निकाली, √2 इसकी रेडियस आ गई है। और छोटे वाले की रेडियस कितनी आ गई है, 1 आ चुकी है। अब देखो क्या बोल रहा है, परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो परिवृत्त की त्रिज्या हमने निकाल ली, ये आ गई। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा, बड़े आर का मान √2 का स्क्वायर 2, और छोटे आर का मान क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2:1। यानी इसका ऑप्शन में चेंज कर लेते हैं एक बार। तो इसका ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए, फिर इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। हाँ, बस एक चीज रखना, ऑर्डर के अंदर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ बेटा, इसका सही आंसर अपने पास हुआ 2:1 इसका करेक्ट जवाब होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं, 2:1 इसका सही आंसर है। चलिए, तो हमने लॉजिक देख लिया, मैंने ऑप्शन देखे नहीं थे पहले, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। यदि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यदि त्रिभुज एबीसी आपके सामने क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब देखते हैं इसमें समकोण कौन है, जहां कोण ए 90 डिग्री है। चलो, कोण ए 90 डिग्री है, तो इसको ऑर्डर के हिसाब से बी आना चाहिए, सी आना चाहिए। और एडी बीसी पर लंब है, एडी बीसी पर लंब है, ठीक है। आगे कह रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज पूरा एबीसी क्या है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एसीडी, एसीडी इसका नाम लिख देता हूं डी, एसीडी 10 है। अगर ये पूरा 40 है, ये 10 है, तो ये क्या बचेगा, 30 बचेगा। ओके, आगे कह रहा है एसी बराबर, एसी यानी इसकी लंबाई अपने को 9 दे रखी है, तब बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जब ऐसा क्वेश्चन हो, भुजाओं के अनुपात को लेकर बात करो, और एक समकोण त्रिभुज के अंदर की बात करो, तो ध्यान रखना, एक समकोण त्रिभुज जब लंब डालते हो तो दो त्रिभुज जो बनते हैं, वो दोनों बच्चे त्रिभुज बड़े त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मैं प्रूफ कर देता हूं, समझा देता हूं आपको कैसे समरूप हुए। देखो जरा, यहाँ पर छोटे त्रिभुज की एसीडी की बात कर रहे हैं, एसीडी के अंदर देखना जरा, यहाँ पर समकोण ये है अपने पास, बड़े में समकोण अपने पास ये पूरा है, छोटे में सी जो है वो बड़े में भी सी के बराबर ही है। तो इसलिए छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप। देखो, छोटे का कोण ये सी, बड़े का भी कोण सी, छोटे का कोण ये वाला, छोटे का कोण समकोण ये वाला, बड़े का कोण ये समकोण ये रहा, तो बचा तीसरा कोण, ये कोण उस कोण की क्या होगा, बराबर होगा। तो जब त्रिभुज की दोनों भुजा तीनों कोण बराबर होते हैं, तो वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। देखना जरा, और संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, लेकिन यहाँ पर हमसे क्षेत्रफल देख के बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल देखो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 10, इस पूरे का दे रखा है 40। अब मुझे आगे क्या कह रहा है, अब देखो, छोटे त्रिभुज में अगर बात करें, छोटे त्रिभुज में समकोण ये है, इसके सामने की भुजा कौन सी है, एसी, ठीक है, एसी। बड़े त्रिभुज में समकोण के सामने भुजा कौन सी है, बीसी। बिल्कुल एसी का मान दे रखा है, बीसी का मान चाहिए। और इनके इनके त्रिभुजों के जो त्रिभुज हमने समरूप किए, कौन कौन से त्रिभुज समरूप किए, यहाँ पर हमने त्रिभुज समरूप किया, त्रिभुज ए सी डी समरूप, त्रिभुज ए बी सी हमने समरूप किया। अगर समरूप हमने किया, तो यहाँ पर इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो त्रिभुज एसीडी का एरिया और त्रिभुज एबीसी का एरिया, इनका क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग होता है, के बराबर होता है। एसी का मान हमारे पास 9 है, बीसी का मान हमें निकालना है, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर एसीडी का मान है 10 और एबीसी का मान है 40। ये कट गया हमारे पास, स्क्वायर हटाया तो रूट चला जाएगा, तो 9/BC जो होगा हमारे पास, ये होगा 1/2। स्क्वायर हटाया तो रूट चला गया, तो बेटा बीसी का मान क्या होगा, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 9 दूनी 18, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा 24 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है, दो व्रत है जिनकी उभयनिष्ठ जीवा, यानी दो व्रत इसको काट रहे हैं, कॉमन जीवा दोनों की बोल रहा है। यदि दोनों व्रतों के व्यास 30 सेंटीमीटर, व्यास 30 है तो त्रिज्या 15 हो जाएगी, और दूसरे की 26 है तो 13 हो जाएगी, तब केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको देखो कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा, क्योंकि अभी हमको सीखने के पर्पज से, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको जितना आता है, ये आपको उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई दे रखी है, आपको एक तरह से कितनी दे रखी है, 24। एक नियम होता है कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे को काटते हैं, तो बनने वाली उभयनिष्ठ जीवा और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हमेशा समकोण पर एक दूसरे को काटती है। तो ये यहाँ पर समकोण पर काटेगी, बिल्कुल। अब देखो जरा, मुझे ये सेंटर C1, ये सेंटर C2 मुझे दोनों दे रखे हैं। अब ये दे रखी है 15, 30 है ना व्यास, तो ये 15, और ये 26 दे रखी है, तो ये हो जाएगी 13, ठीक है। अब देखो सुनो,
उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी? 24। ये अगर पूरी 24 है, सॉरी ये पूरी 24 है तो ये 12 हो जाएगी। अब देखो पहले इसको छोड़ दो, इधर को देखो, 13 12 तो ये क्या हो जाता है? 5। क्या समकोण त्रिभुज बन गया क्या हमारे लिए? बिल्कुल बन गया। तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 5, यानी यहां से तक की दूरी आ गई 5, ये 5 है, समझ आ गया। अब देखो इसके हिसाब से बात करें तो ये 12 है, ये 15 है, तो देखो एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 4 5, इसका 3 गुना करोगे तो आ जाएगा 9 12 और 15। तो देखो 15 हमारे पास ये रही, 12 हमारे पास ये रही, तो ये क्या हो जाएगी? 9। तो ये 9 आ जाएगी, ये 5 है, तो 9 और 5 14। और जिनको अगर ये समझ नहीं आया कि सर ट्रिपलेट क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं 3 भुजाएं जो एक समकोण त्रिभुज पर काम करती हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज पर काम करने भुजाएं हमारे पास थी, तो हमने बना ली। तो देखो 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, तो अगर 3 4 5 है तो उनके मल्टीपल्स हमेशा होंगे। 3 गुना करके देखा तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 ये है, 12 ये, तो ये बचेगा 9, तो 9 ये 5 ये, टोटल मिला के 14 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या? उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो किसी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त वाले मतलब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर अंकित है। ये लो, तो यहाँ पर एक वृत्त है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसमें एक वर्ग है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका लॉजिक अभी हमने पढ़ भी लिया कि एक वर्ग में अगर वृत्त है तो ये जो वर्ग होगा, ये वर्ग का विकर्ण जो होगा वो व्यास के बराबर होगा। तो यहाँ पर व्यास कितना होगा? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो व्यास हुआ 16, और जो हमारे किसके बराबर होगा? √2a, विकर्ण के बराबर हुआ। तो यहाँ पर विकर्ण बराबर हमेशा व्यास होता है। जब 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 क्या हो, जब बाहर हमारा क्या बनाओ? वर्ग बनाओ। तो यहाँ पर a का मान क्या हो गया? a का मान आ गया 16/√2। क्षेत्रफल निकालेंगे तो 16/√2 का स्क्वायर, 2 बार से घटा 8 बार, तो 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा? राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। समचतुर्भुज जिसको हम रोम्बस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रोम्बस। इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, इसके दोनों विकर्ण 12 और 16 हैं। तो एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा। एक प्रॉपर्टी होती है समचतुर्भुज की कि इसके दोनों विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पर अगर बेटा ये पूरी 16 है, ये समकोण पर काट रहे हैं, ये पूरी हमारे पास 12 है तो ये हो जाएगी 6 आदि, ये पूरी 16 है तो ये हो जाएगी 8, तो 6 8 और ये क्या हो जाएगा? 10। अब पूछ रहा है उसकी एक भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो 10 आ गई। यहाँ पर आंसर कितना होगा इसका? 10। और परिमाप पूछता तो 10 गुणा 4 40 इसका परिमाप होता है, और पूछ नहीं रहा वो मुझसे, तो परिमाप क्या होता है इसका? 40 होता। इसके अलावा एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो आपको ध्यान रखना है, क्या? चाहे समांतर चतुर्भुज हो चाहे समचतुर्भुज हो, इसके दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, यानी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चारों भुजाएं समान है, तो एक वर्ग एक भुजा, क्या मान लो a, तो उसका स्क्वायर a स्क्वायर, पर 4 है तो चारों समान है, तो 4a स्क्वायर से भी आप कर सकते हैं। देखो जैसे 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144, 16 का स्क्वायर 256, तो 144 और 56 को जोड़ा तो आया अपने पास 400, 400 में 4 का भाग लगाया तो 100, और a स्क्वायर बराबर 100, तो a का मान हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 9√3 मीटर स्क्वायर, तदनुसार उसकी माध्यिकाओं की लंबाई कितने मीटर होगी? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो उसकी माध्यिका, जो इसकी माध्यिका होती है समबाहु त्रिभुज की, एक अच्छे से बात ध्यान रखिए, एक समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका है वो उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। ये माध्यिका, जैसे मान लो ये a है, तो बेटा ये मध्य बिंदु होगा, जो लंब भी यही होगा, माध्यिका भी यही होगी, और ऊंचाई भी यही होगी, तो ये a/2 हो जाएगा हमारे पास। पूरी a है ना, तो a/2 हो गया हमारे पास। तो हाइट निकाल लीजिए, और हाइट का मान जो आएगा वो आएगा √3/2 a, हमेशा ये आएगा। और इसका मान हमारे पास क्या है? हमको दे रखा क्षेत्रफल, क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो क्षेत्रफल से आप भुजा निकाल लीजिए। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर, इसका मान आपने देखा 9√3, √3 से √3 कट गया। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद नहीं इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, मतलब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको याद ना हो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो a का मान आ गया हमारे पास 6, a का मान 6 को उठा के इसमें रख दीजिए, तो √3/2 इंटू 6, कैसे काटा इसको? 3, तो 3√3 इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। तो इस तरह से आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? एक चतुर्भुज एबीसीडी की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती हैं। एबीसीडी की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं, तो हम पहले एक काम करते हैं, वृत्त बना लेते हैं, ऐसे ऐसे।
उसमें ए बी बराबर 6, BC बराबर 7.5, CD बराबर 3, तो DA का मान ज्ञात करो। अब देखो एक बहुत प्यारी चीज, जब भी एक वृत्त के बाहर 4 स्पर्श रेखाएं हो और चारों चतुर्भुज बनाती हो, तो उसका एक लॉजिक निकल के आता है कि यहाँ पर सम्मुख स्पर्श रेखाओं का जो योग होता है AB प्लस CD वो आपस में बराबर होता है AD प्लस BC। एक तो ये AB प्लस CD हमारे पास होगा, इनका योग BC प्लस AD के बराबर होगा। तो अपने पास AB का मान अपने पास 6 है, CD का मान अपने को 3 दे रखा है, AD का मान अपने पास है ही नहीं, AD को DA बोल सकता हूँ, और BC का मान अपने पास कितना है 7.5, तो ये 9 में से 7.5 घटाए तो DA का मान आएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। आसान था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर है, उसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या नहीं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये भी कॉन्सेप्ट बन रहा है हमारा। इसकी त्रिज्या कितनी है 5, समकेंद्रीय तो केंद्र समान है, ये हो गया। अब बोल रहा है उस वृत्त की उसमें बड़े वृत्त की जीवा, ये जीवा अपने पास है, ये मैंने थोड़ा सा टच नहीं किया, तो थोड़ा सा टच करते हुए निकालना था बस। कुछ नहीं, टच कर देते हैं इसको। ये स्पष्ट कर दिया। अब देखो अब मुझसे पूछ रहा है जीवा की लंबाई, तो अब एक लॉजिक हमने पढ़ा था अभी, वैसे तो इसको देखो पहले, ये 5 है बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, और ध्यान रखो ये एक तरह से ये जीवा पर लंब डाल रहा है, तो बेटा ये 3 है, ये 5 है, तो ये क्या होगी 4, और अगर ये 4 है तो इस जीवा की लंबाई क्या होगी 4 और 4 8। तो देखिए इसमें भी कितने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सारे कॉन्सेप्ट हमारे ज्योमेट्री के हम जो कवर कर रहे हैं। तो 4 दूनी 8 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो 4 ये, तो 4 ये, 8 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आई त्रिभुज एबीसी का अंत्य केंद्र है। आई त्रिभुज एबीसी का क्या है, अंत्य केंद्र है। कोण एबीसी का मान 65 है, ये 65 है अपने पास, एसीबी का मान 55 है। तो देखो ये 65 ये 55, तो इसका मान निकाल सकते हैं और बीआईसी का फिर निकाल लेंगे। तो 65 55 120, इसका मान आ गया 60, ये 60 है, तो बीआईसी का मान निकाल लो। तो कोण बीआईसी बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, और एंगल ए का मान अपने पास क्या है 60, तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल यानी 30, तो 90 और 30 कितना मिला 120। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट जवाब है। तो ये दोनों कोण आपको देखे तो ऊपर का कोण हमने निकाल लिया और आंसर हमारा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दिया गया त्रिभुज ए डी ई एफ, यानी ये समरूप का साइन है ये, ठीक है, समरूप त्रिभुज एबीसी, और समरूप त्रिभुज जब होते हैं तो अभी हमने वैसे पढ़ा भी है, क्वेश्चन हमने किया भी है इसके ऊपर, कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो वैसे मुझे पता नहीं छोटा बड़ा कौन है, बट फिर भी मैं ऐसे अंदाजे से बना रहा हूँ। एबीसी और डीएफ आपको दे रखा है, इसका क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल अपने को 9 दे रखा है, यानी ये छोटा है, इसका क्षेत्रफल 9 है, इसका क्षेत्रफल 12 है, ठीक है, ओके। और क्या कह रहा है, बीसी की लंबाई 2.1 है, यानी इसकी लंबाई 2.1 है। तो मुझसे पूछ रहा है ईएफ की, इसकी लंबाई रेस्पेक्टिव साइड की। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी ईएफ अपॉन बीसी, इनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो इसका जो हमारे पास क्षेत्रफल है ईएफ के ऊपर, ईएफ के लिए क्या है ऊपर यानी 12, और उसका क्षेत्रफल क्या है 9, अनुपात में बांटोगे, ईएफ का मान अपने पास है नहीं, 2.1 इसका मान है अपने पास, ओके। चाहो तो काट लो इसको हम 4/3 बोल सकते हैं, बिल्कुल 3 से काट लिया ना। तो यहाँ पर EF बटा 2.1 बटा 2.1 बराबर 4 का स्क्वायर रूट किया, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट, और √3 हमारे पास हो गया। तो EF का मान निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बेटा EF का मान जो आएगा वो आएगा 2 गुणा 2.1 बटा √3, ठीक है। EF का मान हमारे पास ये आएगा, तो इसको देख लेते हैं, अपने पास कोई ऑप्शन है क्या। √3 को ऊपर भेजें अपन पहले, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कही ना अपन ने, कोई नहीं करके देखते हैं पता चलेगा। तो पहले पॉइंट हटाया, नीचे 10 आएगा, √3 को ऊपर नीचे गुणा भाग करो, पॉइंट हट चुका है अपना, √3 से √3 यानी कट गया 7 बार, ये कट गया 5 बार, तो 7 √3 बटा 5। तो है क्या अपने पास ऑप्शन, अगर ऑप्शन में नहीं है तो मतलब हमने तो सही किया लेकिन गलत, चलो है अपने पास ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि त्रिभुज एबीसी और डीएफ का परिमाप, अब की बार ध्यान, परिमाप बोला है, क्षेत्रफल नहीं बोला है, ठीक है, परिमाप नहीं बोला, परिमाप बोला, क्षेत्रफल नहीं बोला, और वही समरूपता वाला केस दे रखा है। अब ध्यान रखिए, परिमाप का जो अनुपात होता है वो क्षेत्रफल के जैसा नहीं होता है, परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के ही बराबर होता है। तो यहाँ पर ए बी अपने को देखो एक तरह से दे रखा है, क्या दे रखा है, एबीसी और डीएफ का परिमाप आपको दे रखा है, इन एबीसी और डीएफ समरूप है, लिखा हुआ है, डी का मान 12 है तो एबी का मान पूछो, तो एबी अपॉन डी का मान जो होगा वो इनके परिमाप के अनुपात के ही बराबर होगा, यानी 43.2 बटा 28.8। सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर करोगे तो गलत हो जाएगा, हो सकता है एग्जामिनर आपको दे भी दे। पॉइंट आया, तो दोनों समान स्थिति में है, तो 3/2 हमारे पास हो जाएगा। तो ए बी का मान जो आएगा, डी का मान अपने पास 12 है तो 12 ऊपर चला गया, तो 3/2 गुणा 12, तो बिल्कुल 18 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः एबी और एसी पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि एपी यानी 1 सेंटीमीटर, पीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 1.5 सेंटीमीटर और सी क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर। इसको देखते ही जब भी दिमाग में क्वेश्चन आए ना ऐसा, तो डायरेक्टली रेशो निकालो, तो इनका रेशो देखोगे तो 1/3, इसका रेशो भी 1/3 आ रहा है। इसका मतलब बच्चा त्रिभुज जो है, यानी त्रिभुज, मैं अभी पहले जो जो चीजें जज कर सकता हूँ वो लिख रहा हूँ, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एपीक्यू और त्रिभुज एबीसी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, क्योंकि जब ये भुजा इसके समांतर होती है तब वो इस दोनों को समान अनुपात में बांटती है, नियम होता है बीपीटी का। तो यहाँ पर अनुपात अपने पास निकल के आ गया। अब देखो मुझे क्या कह रहा है, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल 12 यानी इसका 12 है, तो बीपीसी का बीपीक्यूसी का यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्यों ना अपन इसको एक काम करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। इसकी भुजा 1 है और पूरे की भुजा कितनी हो जाएगी, 4, तो 1/4 भुजा का अनुपात है, उसका वर्ग कर लो, तो क्या आएगा 1/16। अब यहाँ पर देखो एपी क्यू का क्षेत्रफल 12 दे रखा है, तो 12 ये ना, हाँ, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लो। देखो इसका मान निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल 12 है, 12 गुणा 16, तो 12 गुणा 16 हो जाएगा 192, क्या हो जाएगा बेटा, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है ऑप्शन में भी हो सकता है क्या ऑप्शन में है हमारे पास, तो इस पूरे का क्षेत्रफल हमारे पास 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना है, ये 12 है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है चतुर्भुज बी पी क्यू सी का क्षेत्रफल 192 माइनस 12 यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला है, दिए गए चित्र में कोण ए का मान ज्ञात करना है। अब दो चित्र आपको दिए हुए हैं, चलो आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, ये अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में ये 70 है, ये 2x है, ये अपने पास है x + 20, मैं बाहर लिख देता हूं, ये 70 है अपने पास, ये 8 है, ये भी 8 है, ये 7 है, ये भी 7 है। ओके, अब देखो ये 7 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 8 है, और ये कोण 70 है, तो ये कोण भी क्या है, 70 है। अगर दो त्रिभुजों में 3 स्थितियां समान होती हैं तो उनको कोणों को, जो त्रिभुजों में 3 स्थितियां समान होती है तो हम क्या बोलते हैं, उनको हम सर्वांग त्रिभुज बोलते हैं। सर्वांग में तो इसका ये कोण इस कोण की क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है अपने पास, तो यहाँ पर अपने पास 2x बराबर अपने पास होगा वो x + 20 होगा, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, x का मान 20 होगा। चलिए, तो यहाँ पर 20 डिग्री इसका आंसर होगा। और पूछ रहा है कोण a का मान, तो कोण a का मान 20 नहीं है, यहाँ पर कोण a का मान 20 और 20 40 है। तो जल्दबाजी में करोगे तो 20 भी कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, पर जल्दबाजी में नहीं करनी है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, देख लेते हैं इसको क्या है। किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों और बनने वाले बहिष्कोण, किसी त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज में आधार को दोनों तरफ आगे बढ़ाया हमने, तो बनने वाले बहिष्कोण, ये 121 डिग्री हमारे पास है, ये हमारे पास 104 डिग्री है हमारे पास। तो क्या कह रहा है, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या है, तो त्रिभुज के तीनों कोण निकालेंगे। तो बेटा ये 121 है, तो इसका मान बताओ, 59 होगा, 180 होता है ना पूरा, इसका मान कितना होगा, 76 होगा, इसका मान निकाल लो। अब इसका मान निकालने त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ा तो ये बनेगा 135 हो जाएगा, तो इसका मान होगा 45। ठीक है, जोड़ लीजिए दोबारा, 5 और 9 14 और 6 20 का 0 कैरी 2, 6 और 7 13 और 5 18, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा कोण का मान 76 यानी ऑप्शन सी डिग्री सी इसका आंसर होगा।
तो देख लीजिए इस पूरे 25 क्वेश्चन के टारगेट में हमने काफी सारे क्वेश्चन ऐसे किए जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पर थे, वो आपको सारे पता होने चाहिए थे, सारे को आपको आने चाहिए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए। डेफिनेटली आपको मजा आया होगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में कोई गलती है, तो कोई इश्यू नहीं है, इंसान मैं भी हूँ, हो जाती है गलतियाँ, पर मैं कोशिश करूँगा आपको गलत फैक्ट ना पढ़ाऊँ कभी, गलत चीज़ें ना पढ़ाऊँ। मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें, जो ऑथेंटिक रूल्स हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में काम आएँगी। और अब तो ये मान के चलिएगा, अब जो आने वाले 2 साल का पीरियड है, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आपको मिलेंगी देखने को, क्योंकि एक स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पर चुनावी साल है बिल्कुल, और 2024 की बात करें तो वो हमारे केंद्र में चुनावी साल है, तो डेफ़िनिटली स्टेट वैकेंसियाँ भी आएँगी और सेंट्रल वैकेंसी भी आएँगी। तो चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम देंगे, तब भी आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, आप एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, तब भी आपको मिलेगी। तो मैं आपको फिर कहूँगा कि आप ऐसे सोच के ना पढ़ें कि उस एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उस एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। पढ़िए आप कॉमन चीज़ें सब कुछ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में मैथ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है? तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ, धन्यवाद आपको कि आपने उस पूरे वीडियो को देखा। मैं आपके लिए उसके लिए आपका आभारी हूँ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।